नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। यशस्वी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम अपनी ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं संसाधन के प्रकार, उनका वर्गीकरण, साथ ही साथ उसका विकास कैसे किया जाए, उसका नियोजन कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है। तो जो भी बच्चे या आप लोग अगर इन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो पहले पीछे जाके आप इन क्लासेस को देख लेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज टॉपिक होने वाला है भू संसाधन। ठीक है, तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का भू संसाधन। भू संसाधन संसाधन हमने जान लिया है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो उसी संसाधन के अंतर्गत आता हमारा भूमि। तो हम भूमि पर आज चर्चा करने वाले हैं कि भूमि क्या है। तो भूमि को सबसे पहले हमको जानना है, जो हमारी भूमि है, भूमि तो घटती बढ़ती नहीं है। भूमि एकदम निश्चित है, वो घटना बढ़ना नहीं है, क्योंकि जितनी भी भूमि है वो निश्चित है। ठीक है, सीमित है। सीमित कहेंगे, निश्चित नहीं, सीमित कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बढ़ना नहीं है इसको कि बढ़ जा रही है हमारी भूमि, क्या हो रही है, नई नई भूमि का निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो भूमि क्या है, हमारा एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन है। अब जब कोई संसाधन सीमित है तो उसका उपयोग भी हमको सुनियोजित ढंग से, अच्छे ढंग से करना चाहिए, ताकि भविष्य को आने वाली पीढ़ियों को भी वो संसाधन अच्छे से उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये जो हमारा भूमि है वो एक सीमित संसाधन है। साथ ही साथ इसी भूमि पर जो मनुष्य है, मनुष्य अपने सारे कार्य, जो क्रियाकलाप हैं, वो इसी भूमि पर कर रहा है। वो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, तो जैसे हम कर रहे हैं कि क्रियाकलाप में आ रहे हैं, जैसे ये पृथ्वी है, हमारी भूमि है। तो भूमि क्या है, हमारी जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं वो इसी पे है। ठीक, साथ ही साथ वनस्पति के बाद आता है हमारा जितने वन्य जीवन है, मानव जीवन है। ठीक है, वन्य है मतलब वन, मानव, ये सभी जो हैं, जितने भी हैं, हम सड़क बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, भूमि पर बना रहे हैं सड़क। इसको कह सकते हो परिवहन विभाग जो आपका है वो सभी से के अंतर्गत आ जा रहा है। और साथ ही साथ जितनी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं या संचार क्रियाएं हैं, सभी क्या है, इसी भूमि पर ही वो क्या है, हो रही हैं। तो भूमि संसाधन क्या है, भूमि हमारा एक सीमित संसाधन है। साथ ही साथ मानव अपनी सारी आर्थिक क्रियाकलाप और साथ ही साथ सड़क निर्माण भूमि पर ही कर रहा है। साथ ही साथ और क्या कर रहा है, सभी चीज़ें, वनस्पति, वन, मानव, सभी इसी भूमि पर ही उपलब्ध हैं। ठीक, तो इस तरीके से यह भू संसाधन हुआ ये, और हमने समझा भूमि क्या है, भूमि संसाधन के बारे में जाना। अब हम समझते हैं इसको, अगर आगे के क्रम में देखें तो जो हमारी ये भूमि है ना, भूमि पर ही विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जा रही हैं। कहाँ पर, भूमि पर ही विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। अब ये भू आकृतियाँ क्या हैं, हमको यह समझना है कि ये भू आकृतियाँ क्या हैं। अब भू आकृतियों से तात्पर्य है हमारा कि जो एक भूमि है, भूमि पर जो आकृतियाँ बन रही हैं उनको हमको समझना है। आकृतियों में जैसे पहला आप समझ लीजिए पर्वत, जितने पर्वत हैं वो इसी भूमि पर पाए जा रहे हैं। दूसरा हमारा पठार आ गया, कहाँ बन रहा है, इसी पे बन रहा है। तीसरा आपका जो मैदान बन रहे हैं ये कहाँ पर है, यहीं पर है। चौथा आपके शामिल कर लीजिए, द्वीप को शामिल कर लीजिए। तो इसके अलावा हमारे भूमि पे है क्या, पर्वत, पठार, आकृतियों की बात हो रही है यहाँ पर, भू आकृतियाँ। ठीक है, ये मानव वगैरह से नहीं तात्पर्य है इसका, आकृतियों की बात हो रही है। तो आकृतियों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप आपके जो आ रहे हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो जैसे अब पर्वत क्या है, पर्वत पे ये पर्वत जो हमारी भूमि है ये 30% क्षेत्र, ठीक है, ये भूमि के 30% क्षेत्र पर पर्वत है। ठीक, पर्वत में जैसे हिमालय पर्वत हो गया आपका, ये हिमालय पर्वत, ठीक है,
इसी तरीके से ये 30% क्षेत्र पर क्या है, फैला हुआ है। अब ये जो पर्वत है, पर्वत क्या कर रहा है, पर्वत जो हमारी नदियां हैं, नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। ये जो हमारा पर्वत है, पर्वत क्या कर रहा है, ये हमारे नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित कर रहा है, जिसके साथ ही ये 30% हमारी भूमि का ये 30% क्षेत्र समाहित है इसी के अंतर्गत। ठीक, अब आता है आपका पठार। अब पठार में क्या है, पठार जो है हमारा ये लगभग 24%, ठीक, 24% जो क्षेत्र है वो पठार के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ पठार क्या कह रहा है, पठारों में क्या होते हैं, खनिज का भंडार बहुत ज़्यादा होता है पठारों में। तो पठार क्या कर रहे हैं हमारे, पठार पहला तो ये कर रहा है, दूसरा जो है ये खनिज जो हमारे हैं ये उपलब्ध कराते हैं। खनिज जो है, खनिजों की उपलब्धता क्या करा रहा है, खनिजों की उपलब्धता हमारा ये पठार जो है, पठारी क्षेत्र ये करा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया, पर्वत पठार दोनों समझ। अब मैदान को हमको समझना है। मैदान मतलब मैदान, वहाँ मैदान का मतलब हुआ प्लेन एरिया। ठीक, मैदान का मतलब हुआ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में क्या आ जा रहा है, जो हमारे ये नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं, नदियों द्वारा मैदान का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण हो रहा है। अब मैदान का निर्माण जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। ठीक है, ये बीच के पंजाब वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं, उनके सिंधु नदियों द्वारा बनाया गया। ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अपवाह तंत्र में आप अच्छे से पढ़े होंगे, या दूसरा ही चैप्टर जो आपका है कि भारत का भौतिक विभाजन, तो उसके अंतर्गत इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ना है तो आप क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, वहाँ पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें। तो अब हमको समझना है मैदान। तो मैदान क्या है आपका, मैदान लगभग 43% क्षेत्र जो है वो मैदान का है। ठीक, किसका है, मैदान का है। और 43% क्षेत्र है, और अब मैदान है, प्लेन एरिया है, तो इस पर क्या होगी, प्लेन एरिया पे कृषि सर्वाधिक की जाती है। ठीक, मैदानों में क्या की जाती है, वो कृषि की जाती है। कृषि के साथ साथ अगर कृषि करेंगे तो वहाँ लोगों की उपलब्धता भी चाहिए, लोग रहेंगे तभी तो कृषि होगी। तो ये जो मैदानी क्षेत्र होता है, यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। ठीक, क्या करती है, जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। और द्वीप की बात आ गई तो द्वीप समूह हमारे हैं, उनके बारे में बस जानना इतना है कि जो आकृतियाँ हैं उसके अंतर्गत द्वीप भी आता है। ठीक, तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से हम अब देखते हैं, हमने पहले समझ लिया भूमि संसाधन। अब भूमि पे जो पर्वत हमारे क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार की भूआकृतियाँ पाई जाती हैं, ये हमने देख लिया। अब हमको समझना है कि हम ये जो हमारी भूमि है, भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं, हम इसको जानते हैं। तो पहले इसको हम रफ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम समझने वाले हैं कि हम भूमि का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, इसको जानना है। भूमि का उपयोग या भू उपयोग। अब भूमि उपयोग से मतलब है कि हम उनको किस किस कार्य में ला रहे हैं, उसका हम प्रयोग किस किस कार्य में किस तरीके से कर रहे हैं, भूमि का हम प्रयोग। अब भूमि प्रयोग में अगर हम अपने आसपास के क्षेत्र में देखें, हम अपने आसपास किस तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं, अपने पास के उदाहरण को देखिए बस। तो उदाहरणों में सबसे पहले क्या है, आप देखते हैं तो पहला आप समझ लीजिए कि वन क्या है, भूमि पर ही है। जितने प्रकार के पेड़ पौधे वन लगाए गए हैं वो कहाँ लगे हैं, हमारे इसी भूमि पर लगे हैं। तो पहला प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, भूमि का वन के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, वन लगा दिए हैं तो वन का पेड़, वन क्या हो गए, वो भूमि पर स्थापित हो गए, वहीं पर उग रहे हैं। ठीक, तो पहला उपयोग हम वन के रूप में कर रहे हैं। अब दूसरा उपयोग हम किस तरह कर रहे हैं, दूसरा उपयोग अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी भूमि है जो कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब कृषि के लिए उपलब्ध ही नहीं है भूमि। कृषि के लिए
अनुपलब्ध भूमि। अब इसके अंतर्गत कैसे आ रहे हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि? तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि से तात्पर्य हो गया, या कृषि के लिए अयोग्य भूमि, अनुपलब्ध भूमि वही है। अनुपलब्ध भूमि में जैसे सड़क का निर्माण हो गया, ठीक, किसका निर्माण हो गया? सड़क का। सड़क बन गई तो क्या हुआ? वो सड़क बन गई तो भूमि क्या हो गया? वहाँ से भूमि का हम क्यों उपयोग नहीं कर सकते? कृषि के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सड़क बन गई। साथ ही साथ अगर कोई उद्योग स्थापित हो गया, क्या हो गया? उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, तो वहाँ की भी क्या होती है? वहाँ पर भी हम कृषि नहीं कर सकते हैं। तो ये कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि हो गई। तीसरे के अंतर्गत हमारे आते हैं ऐसी भूमि जो परती पड़ी हुई है। क्या है? परती पड़ी हुई है, परती भूमि। परती भूमि से मतलब क्या हुआ? जो कृषि के लिए तो है, कृषि की जा सकती है उस पर, लेकिन कृषि हो नहीं रही है। इसके अंतर्गत जैसे चारागाह छूटा गया है, ठीक है, चारागाह का मतलब जहाँ जानवर जाके चरते हैं, घास को वो खाते हैं, वो इसका क्या है? वो चारागाह है। और साथ ही साथ अगर हम कहते हैं कि जैसे लोग अपने आसपास क्या करते हैं? बगीचे लगा देते हैं, ठीक, तो बगीचे हैं। उपवन उपलब्ध है, जो उपवन, ठीक है, छोटे गार्डन जिसको कहा जाता है। तो ये सब क्या है? परती पड़ी हुई भूमि है, उसी के अंतर्गत ये आ जा रही है, ठीक है। अब देखो, अब इसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो कृषि योग्य हैं वो बंजर भूमि, जो आपकी कृषि योग्य बंजर भूमि नहीं कह रहा हूँ मैं, समझना है कि बंजर भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि ये अलग होते हैं। बंजर भूमि ऐसी होती हैं जहाँ पर खेती संभव ही नहीं है, ठीक, जहाँ पर खेती संभव नहीं, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब कहा जाए कृषि योग्य बंजर भूमि, तो ऐसी भूमि जहाँ पर पिछले 5 वर्षों से कृषि नहीं की जा रही है, तो वो उसमें शामिल हो जाती हैं, उसको कहा जाता है कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक। तो कृषि योग्य जो बंजर भूमि होती हैं वो इसी परती भूमि के अंतर्गत आ जाती हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि, तो ये भूमि क्या होती है? जिसमें पिछले 5 वर्ष से कृषि ना की जा रही हो, वो क्या कहलाती हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत वो आती हैं, ठीक। अब देखो, अब चौथा इसमें हम क्या कह सकते हैं? चौथा में प्रतिभूमि अलग से ले लीजिए, या प्रतिभूमि हमने पढ़ लिया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको प्रतिभूमि के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जा रही हैं, ठीक। अब देखो, चौथे में हम क्या ले सकते हैं? चौथे में तो हम ऐसी बहुत सारी भूमि है जिसमें हम खेती भी तो कर रहे हैं, ठीक। तो या इसको कह सकते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो था वो इसके अंतर्गत जो भी हम खेती कर रहे हैं वो सभी चीज़ें इसमें क्या हैं? वो शामिल हैं। खेती जिस भी प्रकार की, जिस भी तरीके से, जिस भी समय हम कर रहे हैं, वो सभी चीज़ क्या आते हैं? सभी क्षेत्र या सभी भूमि जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें कि हम घर भी तो बना रहे हैं, तो घर जो हम बना रहे हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। किसके? ये जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है उस पर हम घर का भी निर्माण कर रहे हैं, ठीक। तो और साथ ही साथ अब अगर हम देखें तो ये हमने जाना कि भूमि का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, और भूमि के जब हम प्रारूप को समझते हैं तो भूमि का प्रारूप जो है वो बहुत भिन्न है, ठीक है। वो कैसे भिन्न है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत जो देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। विभिन्नता जैसे हमारी जो संसाधन भिन्नता थी, संसाधन थे वो भी विभिन्न प्रकार के, हमारे संसाधन भी यहाँ पे उपलब्ध थे। संसाधन जैसे जहाँ पर क्या कहते हैं पठारी क्षेत्र, वो खनिज संपन्न राष्ट्र हमारे हो जाए या राज्य हो गए। दूसरा, अगर हम यही समझे लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? वहाँ पे संसाधन क्या है? वो सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए है, ठीक है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश जो राज्य था वहाँ पर जल संसाधन बहुत ज़्यादा था। मैदानी क्षेत्रों में भूमि संसाधन या कहें कि कृषि संसाधन बहुत उपलब्ध था। राजस्थान जो हमारा है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। ये सभी क्या है? संसाधन अलग अलग रूपों में फैले हुए हैं। वैसे ही जो आपका जो प्रारूप होगा वो प्रारूप क्या होगा? वो प्रारूप भी अलग अलग तरीके से भारत में भूमि उपयोग का जो प्रारूप है वो भी अलग अलग तरीके से है। अलग अलग तरीके से तात्पर्य हुआ कि जैसे अगर हम देखें हमारे जो राज्य हैं पंजाब, कृषि के लिए बहुत अच्छे राज्य माने जाते हैं, तो पंजाब हरियाणा
ये जो राज्य हैं यहाँ पर लगभग 80% क्षेत्र पर खेती की जा रही है। ठीक, कितने क्षेत्रों पर? लगभग 80% क्षेत्रों पे ये कृषि कर रहे हैं और क्या कहते हैं, अनाज उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है। वहीं अगर दूसरी तरफ लें, हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, मिजोरम। तो ये जो ऐसे राज्य हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, इन राज्यों में क्या है, इन राज्यों में जो कृषि योग्य भूमि है उनका उत्पादन, उनका जो क्षेत्र है वो कम है। कम होने का मतलब है ये पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे जो उनका भू आकृति है वो ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है, तो कृषि करना मुश्किल हो जाता है। जैसे गंगा का मैदान हमारा हो गया, गंगा प्रभुत्व वाले जो क्षेत्र हो जाते हैं यमुना का, वहाँ क्या है, मिट्टी हमारी समतल है, भूमि समतल है, समतल है तो कृषि के लिए एकदम उच्च क्वालिटी की वहाँ पर परिस्थितियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर वो परिस्थितियाँ नहीं उपलब्ध होती हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% क्षेत्र पर ही खेती की जा रही है। ठीक है। तो इस तरीके से भूमि का उपयोग भारत में अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको पहले रफ करेंगे, साथ ही साथ हमने भूमि उपयोग के बारे में जानना। अब हम जानेंगे जो ये भूमि है, भूमि का निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भूमि निम्नीकरण है क्या, साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि भूमि का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका संरक्षण संभव है। हमको इन दोनों बातों पर आगे की चर्चा को बढ़ाना है। ठीक, क्या है दोनों टॉपिक? दोनों टॉपिक हमारे हो जाएंगे भूमि निम्नीकरण, साथ ही साथ निम्नीकरण के कारण, भूमि निम्नीकरण क्यों हो रहा है, और उसके साथ हम समझेंगे कि भूमि संरक्षण, हम भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये भी हमको समझना है। तो हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो अब हमको देखना है कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण इसका कैसे किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भूमि निम्नीकरण। ठीक, भूमि निम्नीकरण। तो हमको समझना है भूमि निम्नीकरण क्या है, साथ ही साथ इसके हमको देखना है संरक्षण, कि इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक, इसको हमको देखना है, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। अब भूमि निम्नीकरण से मतलब है, सबसे पहले हमको जानना है निम्नीकरण क्या है। निम्नीकरण से सीधे और सीधे मतलब है कि भूमि का जो उपजाऊपन है उसमें कमी, उपजाऊपन में कमी। जब उपजाऊपन में कमी आएगी, या पृथ्वी पे जो हमारी भूमि है, भूमि की उर्वरता में कमी। ठीक है, यही क्या है, भूमि निम्नीकरण है। तो इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ऐसे क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, ये हमको जानना है। अब देखो, अब इसके अंतर्गत सबसे पहला कारण जो प्रबल कारक जिम्मेदार है वो है हमारा खनन। क्या है, खनन। खनन द्वारा जब खनन होता है, क्या कहते हैं, हमारे भूमि की खुदाई होती है, खनिजों के लिए इसकी खुदाई होती है। जब खुदाई हो रही है तो उस खुदाई के अंतर्गत भूमि का निम्नीकरण हो जा रहा है। वो जैसे हमारे जो उड़ीसा राज्य है, झारखंड, ये सब क्या है, ये खनिज संपन्न राज्य हैं हमारे। तो यहाँ इन राज्यों में पृथ्वी के अंदर खनन द्वारा क्या किया जा रहा है, वहाँ से खनिजों को, संसाधनों को निकाला जा रहा है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है या उपजाऊपन में कमी को देखा जा सकता है। ठीक, अब दूसरा हमारा आता है सबसे जो प्रबल कारक है, पहला तो खनन हो गया, खनन के कारण। दूसरा अगर हम देखें तो पशुचारण, अति पशुचारण, अति पशुचारण। अति पशुचारण से मतलब है कि जहाँ पर अधिक मात्रा में पशुओं को द्वारा पृथ्वी पर या जो घास की चराई की जाती है उसके द्वारा हमारा क्या रहा, भूमि निम्नीकरण हो रहा है।
अब इसको समझना ये कैसे हो रहा है, ये कैसे का मतलब जब जहाँ पर जानवर चरने जाते हैं या भोजन करने जाते हैं अपना, वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने जो पैरों से चलते हैं, उस पैरों द्वारा पृथ्वी जो हमारी मिट्टी है वो दबते दबते ठोस हो जाती है। ठीक है, उस ठोस होने की वजह से वहाँ पर दोबारा घास नहीं उगती है, घास न उगने के कारण वहाँ की भूमि बंजर बन जाएगी। ठीक है, तो ये अतिपशुचारण भी एक क्या कहते हैं कारक है भूमि निम्नीकरण का। तो ये सर्वाधिक देखा जाता है राजस्थान और दूसरा आप ले लीजिए गुजरात राज्य, राजस्थान, गुजरात, और साथ ही साथ अगर हम इसको देखें तो मध्य प्रदेश को ले लीजिए, यहाँ पर जनजातियाँ ज़्यादा हैं, तो मध्य प्रदेश ये अपने जानवरों को, मवेशी जो हैं वो लेके चले जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अतिपशुचारण में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश अतिपशुचारण से कैसे हो रहा है ये भी हमने जान लिया। अब तीसरा हमारा कारक जो है वो क्या आता है, हमको इसको समझना है। तीसरे में हमारा आता है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, तो अधिक सिंचाई से कैसे ये हो रहा है ये भी हम देख लेते हैं। अधिक सिंचाई से क्या होता है, जब सिंचाई अधिक बार बार अधिक पानी खेतों में दिया जाता है तो उससे जो मृदा की लवणता है व उसमें नमक जो है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी की ऊपरी सतह, वहीं पर तो हम खेती कर रहे हैं, खेती क्योंकि हम वहीं पे कर रहे हैं, वहीं पर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी वजह से अधिक सिंचाई की वजह से भी भूमि निम्नीकरण हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हमारे आ जा रहे हैं, उसमें हमको देखना है सबसे पहले पंजाब, क्योंकि वहाँ पे बहुत सर्वाधिक क्या कहते हैं सिंचाई के द्वारा अनाज उत्पादन हो रहा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी जो राज्य हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से सबसे आगे पंजाब और हरियाणा राज्य आता है। ठीक, तो ये अधिक सिंचाई से ये भूमि में क्या हो रहा है, ये निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदार कैसे हैं, क्योंकि इससे जो हमारी मृदा है या मिट्टी है, मिट्टी की क्या कहते हैं लवणीयता एवं क्षारीयता में वृद्धि हो जाती है, इस वजह से ये ऐसा होता है। अब हम चौथा कारक देखते हैं, प्रबल कारक जो जिम्मेदार है। चौथे कारक में हमारा आता है खनन क्रियाएं या खनिज क्रियाएं कह लीजिए इसको, खनिज प्रक्रियाएं कहिए तो ज़्यादा उचित होगा, खनिज प्रक्रियाएं। अब खनिज प्रक्रियाएं के अंतर्गत क्या आ जा रहा है, खनिज प्रक्रिया से मतलब है जैसे अगर हम देख लीजिए, आप देखिए सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। अब सीमेंट उद्योग से क्या मतलब है, सीमेंट उद्योग से मतलब है सीमेंट बनाई कैसी जा रही है। ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की मिट्टी होती है या चट्टानें होती हैं जिनको काटा जाता है और उसमें उसका चूरा बनाया जाता है। उस चूरा में कुछ रासायनिक चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे सीमेंट का निर्माण होता है। अब बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ना है तो चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोट करना पड़ता है। अब उस विस्फोट की वजह से बहुत सारी जो मिट्टी होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके धूल के कण आकाश में उड़ते हैं। ऐसे बहुत सारा, मान लीजिए जैसे एक बम विस्फोट हो रहा हो, विस्फोट की वजह से बहुत सारे जो छोटे छोटे धूल के कण हैं वो क्या करते हैं, वो वायुमंडल में फैलते हैं। अब वायुमंडल में फैलने का मतलब है वो ऊपर गए तो लेकिन अंत समय में नीचे तो आएंगे ही, ग्रेविटी अपना काम भी तो करेगी, गुरुत्वाकर्षण काम करेगा अपना। तो जब ऊपर जाएंगे तो वो क्या होंगे, छोटे छोटे कण नीचे आएंगे। अब जब वो नीचे नीचे कण जो हमारे हैं वो नीचे आएंगे तो नीचे आने की वजह से जैसे नीचे आएंगे तो क्या होंगे, इस पृथ्वी की सतह पर वो एक जगह एकत्रित होंगे। एक जगह मतलब जहां जहां गिरेंगे वहां वहां एकत्रित हो जाएंगे। अब एकत्रित होने से क्या होगा कि ऊपरी परत जो होगी हमारी वो पट जाएगी, इन सीमेंट के कणों से, इन पत्थरों से ऊपर की सतह पट जाएगी। अब जब ऊपर की सतह पट जाएगी तो जो पृथ्वी में जल सोखने की क्षमता है उसमें कमी देखी जाएगी। अब जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पृथ्वी जब जल सोख ही नहीं पाएगी तो वो धीरे 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 करके बंजर बन जाएगी। अब बंजर बनने से ये क्या होगी, पृथ्वी हमारे किसी काम की, ये भूमि हमारे किसी काम की रह ही नहीं जाएगी। अब जब नहीं रह जाएगी तो ये क्या होगा, ये भी एक भूमि निम्नीकरण का प्रबल कारक है। ठीक, तो सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर उद्योग, जितने इस तरीके के आते हैं,
चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, सेलखड़ी, सेलखड़ी, ये सब जितने आ रहे हैं वो इसी खनिज प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिससे इससे क्या होता है, इससे जल सोखने की क्षमता में क्या कहते हैं, जल सोखने की जो प्रक्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। क्या होता है, जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध का मतलब रुकना, रुक जाती है, ठीक, रुकना, इसका मतलब हुआ रुकना, अवरुद्ध हो जाती है। अब जब जल पृथ्वी में नहीं जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो भूमि है हमारी वो धीरे 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 बंजर होना चालू हो जाएगी, ठीक, क्योंकि अब भूमि पर पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो वहाँ पे घास या अन्य खेती करना संभव नहीं होगा, ठीक। तो ये हुआ भूमि निम्नीकरण के लिए जो हमारे कारक जिम्मेदार हैं उनको हमने जाना, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद हमको देखना है संरक्षण। भूमि संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि भूमि को कैसे बचाया जा सकता है, इनके निम्नीकरण को कैसे बचाया जा सकता है, भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि ये हम ऐसा क्या क्या करें जिससे भूमि संरक्षण हो सके, ठीक। तो हम देखेंगे भूमि संरक्षण। तो भूमि निम्नीकरण को हमने जाना, अब मेन हमारा टॉपिक होगा भूमि संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है हमको यह भी जानना है और साथ ही साथ जो भी चीजें हैं वो हमको समझना है। तो इस तरीके से संरक्षण, सबसे हमको पहले जानना है कि संरक्षण क्या है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव या रक्षा करना। तो हमको किस तरीके से भूमि के निम्नीकरण को रोकना है या रक्षा करना है उसका, या भूमि को किस तरीके से बचाना है, हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक। तो इसके लिए संरक्षण में सबसे पहला चीज हम क्या कर सकते हैं, भूमि का जो हमको संरक्षण करना है उसमें सबसे पहले आता है आपका वनारोपण या वनों को लगाना। तो हम एक शब्द में लिखेंगे वनारोपण। वनारोपण, तो वनारोपण क्या है ये हमको जानना है। वनारोपण से मतलब हुआ कि वनों को लगाया जाए। जब हम वनों को लगाएंगे तो क्या होगा कि जो वन जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे बारिश अधिक होगी। जब बारिश अधिक होगी तो वहाँ की मृदा क्या होगी, वहाँ की मृदा नम होगी। नम होने की वजह से वहाँ पे घास या पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं छोटे छोटे। उससे क्या होगा, जो हमारी मृदा होगी वो उपजाऊ हो जाएगी और मृदा उपजाऊ होने से वहाँ पे क्या होगा, भूमि निम्नीकरण या उपजाऊपन में कमी हो जाएगी। उपजाऊपन बढ़ जाएगा, अनउपजाऊपन में कमी आएगी। तो पहला क्या हो जाएगा, वनारोपण। दूसरा हमको देखना है, दूसरा क्या है इसके अंतर्गत। तो दूसरा आता है कि चारागाह, जैसे जानवर चर रहे थे हमारे, ठीक है, तो उससे अति पशुचारण से हो रहा था, तो हम उसी का निवारण कर देंगे तो हमारा ये क्या होगा, संरक्षण हो जाएगा। तो संरक्षण में क्या हो जाएगा, दूसरा जो चारागाह हैं, चारागाहों का उचित प्रबंधन। अब देखो, जो हमारे पास समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं का हम जब निराकरण कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उससे हमारे जो ये संरक्षण है, संरक्षण संभव हो जाएगा, ठीक है। तो चारागाहों का उचित प्रबंधन हम करके क्या करेंगे, भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं, ठीक। अब तीसरा आता है हमारा, तीसरा कारक इसमें है, तीसरा कारक। तो तीसरे कारक में आता है, तो वन तो हम लगा रहे हैं, पेड़ क्या करेंगे, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ किस तरीके से लगाएंगे हमको ये जाना है। तो पेड़ों की रक्षक मेखला द्वारा। अब ये समझना जरूरी है कि पेड़ों की रक्षक मेखला से मतलब है एक लाइन में पेड़ों को लगाना।
एक लाइन से अगर हम पेड़ को लगाएंगे तो ये कैसा होगा, ये हमको समझना है, ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने से मतलब है कि हम अगर राजस्थान राज्य को लें तो राजस्थान राज्य में ये मानते हैं हमारा राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेगिस्तान क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये रेगिस्तान है। अब जब ये रेगिस्तानी क्षेत्र है तो अगर हम यहाँ पर पेड़ों को लगा दें, ऐसे इस लाइन से ऐसे पेड़ों को लगा दें, यहाँ पे जब हम पेड़ों को लगा देंगे तो इधर से उड़ने वाली, हवा के साथ उड़ने वाली जो रेत हैं, जो बालू के कण हैं, वो बालू के कण इस पेड़ों की वजह से यहीं पर रह जाएंगे, तो जिससे रेगिस्तानी क्षेत्र में वृद्धि नहीं होगी। अब जब रेगिस्तानी क्षेत्र में वृद्धि नहीं होगी तो भूमि का निम्नीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक, अनुपजाऊ भूमि हमारी होगी नहीं, क्योंकि रेगिस्तान बढ़ेगा ही नहीं। जब रेगिस्तान इधर ही रह जाएगा, बाकी की जो हमारे क्षेत्र हैं वो इधर हो जाएंगे। ये उदाहरण के तौर पे हमने राजस्थान को देखा, ठीक। अब हमारा आता है चौथा कारक हमको देखना है, ठीक। ये तो समझ में आया होगा ना कि पेड़ों की रक्षक मेखला द्वारा ये रक्षक मेखला कहाँ और कैसे उपयोग किया जाएगा, हमने ये समझ लिया है, ठीक है। साथ ही साथ चारागाह तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं पशुचारण नियंत्रण द्वारा, पशुचारण नियंत्रण। अब ये क्या है भाई, पशुचारण नियंत्रण? पशुचारण नियंत्रण से मतलब है कि पशुओं को एक सीमित मात्रा में या सीमित क्षेत्र में ही चरने की अनुमति, या जो चरवाहे होते हैं उनको एक क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाए कि वह वहीं पर अपने जानवरों को चराएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, उससे भी हमारे भूमि निम्नीकरण कम होगा या भूमि का संरक्षण होगा। अब इसमें हम देखेंगे पांचवा कारक या पांचवा ऐसा कौन सा कार्य हम कर सकते हैं जिससे हमारा भूमि संरक्षण हो सके। तो पांचवें में हम कहेंगे कि जितने हमारे क्या कहते हैं बंजर भूमि है उनका अगर हम उचित प्रबंधन कर दें, क्या कर दें, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन द्वारा। अब देखो उचित प्रबंधन, देखो अब उचित प्रबंधन से क्या मतलब है, उचित प्रबंधन बंजर भूमि का, बंजर भूमि जो हमारी है, अगर हम बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में लगें उचित प्रबंधन द्वारा, जिससे वो भूमि बंजर भूमि उपजाऊ होने लगे, ऐसे छोटे छोटे कार्य करें तो हमारी भूमि क्या होगी, बंजर भूमि से वो खेती युक्त भूमि में बदल जाएगी, और ये क्या होगा, ये संरक्षण के अंतर्गत ही आता है। छठा इसमें हम देखेंगे, बंजर भूमि हमने देख लिया, चारागाह हमने देख लिया, वनारोपण हमने देख लिया, और साथ ही साथ क्या कहते हैं पेड़ों की रक्षक मेखला। अब रक्षक मेखला साथ ही साथ अगर हम कोई दूसरा देखें ना, एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे उदाहरण में जैसे आपने सुना होगा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जा रही है। तो सीढ़ी नुमा खेती में क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेती जैसे इस तरफ ढाल है हमारी खेत की, हमारा खेत है इसकी ये ढाल है, तो इसके आगे ऐसे मेड़बंदी कर दी जाएगी, फिर अगला ढाल आएगा तो यहाँ मेड़बंदी कर दी जाएगी, तो इसके द्वारा भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण को रोका जाता है, ठीक है। तो या ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब देखो छठा इसमें हम कारक देखते हैं। छठा कारक क्या है कि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत उद्योग हैं, तो उद्योग में जल का भी प्रयोग होगा। तो औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत जो औद्योगिक जल है उसको क्या किया जाता है, जल को बिना शोधन द्वारा क्या कहते हैं, वो जो हमारे नाले होते हैं, नदियां हैं, उनमें छोड़ दिया जाता है। अब नदियों नालों में जब बिना शोधन के जल को छोड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा, वही जल खेती के लिए किसानों को दे दिया जाता है। अब किसानों में जब क्या कहते हैं काले जल, या एक तरीके से कहिए कि जो खतरनाक जल हो गया, उसके अंतर्गत दूषित जल हो गया, वो क्या होगा, जब हमारे खेतों में पहुंचेगा तो खेतों की जो उपजाऊपन है उसमें कमी करेगा। तो अगर हम फैक्ट्रियों से या औद्योगिक जल को ही क्या करें, उनका शोधन कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा भूमि क्या होगी, भूमि निम्नीकरण रुक जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको एक शब्दों में हम लिखेंगे कि औद्योगिक जल का या औद्योगिक जल को शोधन के बाद विसर्जन या छोड़ना,
विसर्जन, औद्योगिक जल को शोधन के बाद विसर्जन। तो ये कुछ ऐसे हमारे कार्य हैं जिसको करने के बाद हमारे भूमि निम्नीकरण या भूमि संरक्षण हो सकता है। तो यहीं पर आज की क्लास को हम बंद करते हैं या ख़त्म करते हैं। बाकी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी छोटी क्लासों के द्वारा हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पूरे साल का समय है हमारे पास, 1 वर्ष का समय है, तो इसमें हम आराम से अच्छे तरीके से चीज़ों को करेंगे। तो इस तरीके से भूमि हमने पढ़ा। आज के जो हमारा आज का सेशन था, इसके अंतर्गत विशेष तौर पर हमने सिर्फ और सिर्फ भूमि को देखा है। भूमि को जाना है, भूमि उपयोग कैसे हो रहा है उसको जाना है, भूमि निम्नीकरण कैसे हो जा रहा है, भूमि का जो प्रारूप है उसको हमने जाना है, तथा भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इस पे हमने गहन चर्चा की है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें अगला हमारा टॉपिक होगा जो होगा वो होगा मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन उसको अच्छे से समझेंगे, जिसके अंतर्गत भारत में जितनी प्रकार की मृदाएं पाई जा रही हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे जलोढ़ मृदा, आपकी काली मृदा, लाल मिट्टी, साथ ही साथ आपके अंतर्गत जो लेटेराइट मिट्टी होती है, इनको हमको समझना है। इनका विस्तार किन किन राज्यों में है और इनमें कौन सी कृषि संभव है या क्या कहते हैं कौन सी खेती अच्छी होती है, इसको हमको अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर होगा वो खत्म होगा। ठीक है, खत्म होने से मतलब फिर हम इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, उसको हम समझेंगे। मैपिंग कार्य जो होगा, मैपिंग जो होंगे उसको भी हम एक क्लास के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, और साथ ही साथ जैसे ही ये हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, ख़त्म होते ही मैं आप लोगों को जो SST गुरुकुल 18 नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पूरी की पूरी हैंड रिटेन नोट्स, जिसको आप PDF कहेंगे, वहाँ पे दे दूँगा। फिर उसके बाद हम इसी चैप्टर की बहुविकल्पी प्रश्नों के अभ्यास भी वहाँ पर करेंगे। तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और अच्छे से आप तैयारी करें। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं या बंद करते हैं। जल्द मुलाकात होगी अगले सेशन में। तो उसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, अब कहना तो बनता ही है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।